तो बर्नौली प्रिंसिपल की एक एप्लीकेशन है ये, टॉरिसरी लॉ ऑफ इफ्लक्स। इसमें क्या बताया जाता है कि किसी भी लिक्विड के बाहर निकलने की जो वेलोसिटी होगी, यहाँ से बाहर निकलने की जो वेलोसिटी होगी वो इस हाइट पे डिपेंड करेगी। कौन सी वाली हाइट पे? इसे कहते हैं नोजल या ऑरिफाइस, जिस नोजल से इसको बाहर निकलना है। तो इस नोजल से बाहर निकलने की जो वेलोसिटी होएगी लिक्विड की, इट्स डिपेंड अपॉन दैट नोजल ऑफ द हाइट ऑफ दैट नोजल फ्रॉम द फ्री सरफेस। किस पे डिपेंड करती है? एच पे। तो पानी के बाहर निकलने की स्पीड v1 डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ दैट नोजल फ्रॉम द फ्री सरफेस। ये कितनी हाइट पे है, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी तेज स्पीड होगी। जितने बॉटम पे लगाऊंगा उतनी तेज जाएगी, जितनी ऊपर लगाऊंगा उतना कम, क्योंकि एच उतना कम हो जाएगा। सो लेट अस कंसीडर अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज फिल्ड इन अ कंटेनर। लेट अस कंसीडर इट्स टू सेक्शन, दो सेक्शन ले लिए। एक नोजल के पास जिसको हम ऑरिफाइस बोलेंगे, और एक हमने लिया है इनसाइड, ये वाला सेक्शन 2 मान लिया, और दिस वन इज सेक्शन 1। यहाँ से बाहर निकलने की वेलोसिटी मान ली है v। यहाँ पे पानी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी यहाँ पे 0 मान ली, रेस्ट पे होएगा अंदर। अंदर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 मान लिया, और बाहर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया A1। ठीक, तो बर्नौली प्रिंसिपल लगेगा। बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रेशर जो है, टोटल एनर्जी का सम क्या होता है? कंजर्व्ड रहता है। प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों सेक्शन पे हम क्या लगाते हैं? बर्नौली प्रिंसिपल लगाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। सो total energy at section A, section 1 and 2 remains same। क्या रहेगी? सेम रहेगी अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल। सो ए वाले पे प्रेशर एनर्जी क्या है? P। काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0, क्योंकि अंदर तो पानी इस वाले सेक्शन पे, सेक्शन 2 पे प्रेशर P है, स्पीड तो 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mg/2। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कहां से देखी जाती है? ग्राउंड से। ग्राउंड से ये पॉइंट कितनी दूर है? y2। तो हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या पुट करेंगे? y2। सो एनर्जी एट पॉइंट 1 मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट 2। फर्स्ट वाले पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी Pa है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है। चाहो तो डेंसिटी की टर्म में पुट कर लो, हाफ mv² प्लस mgh। h की जगह क्या है? y1। अंदर प्रेशर P है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 का स्क्वायर, v2 0 डाल देंगे, प्लस mgy2। अब बाहर एटमॉस्फेरिक Pa, यहाँ पे हमने वेलोसिटी निकाल लिया, तो हाफ mv² को इधर रखेंगे, ये वाली टर्म उधर चली जाएगी, P माइनस Pa। v2 0 है। v2 0 क्यों है? क्योंकि अंदर इनसाइड क्या है? 2 वाला सेक्शन कौन सा है? इनसाइड है, तो वहाँ पे तो वेलोसिटी है नहीं पानी की। सेक्शन 2 कहाँ पे था? यहाँ पे था, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? 0। और प्रेशर क्या है? P। बाहर प्रेशर क्या था? 1 वाले सेक्शन पे Pa था, और वेलोसिटी थी v1। सो v2 को 0 डाल देंगे। ये वाला सेक्शन ग्राउंड से कितनी दूर था? y1। और ये वाला सेक्शन ग्राउंड से कितनी दूर था? y2। और ये नोजल ग्राउंड से कितनी दूर है? h। तो ये वाली टर्म इधर आ गई, v2 0 है, खत्म हो गया, प्लस mgy2 माइनस y1 बचा इधर। अब हम इसको डेंसिटी की टर्म में ब्रेक कर देंगे, y2 माइनस y1 को h पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा P माइनस Pa mg प्लस है यहाँ पे mgh v² mv²/2। इक्वेशन नंबर 1।
नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1V1 एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल होता है सेक्शन 1 का और 2 का, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, दैट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। सो मुझे यहाँ से वी स्क्वायर निकालना है। अगर मैं यहाँ से वी स्क्वायर निकालूँ तो ये ऊपर चला जाएगा, अगर हम एनर्जी पर यूनिट मास की बात करें, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, तो इस होल इक्वेशन को मास से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा वी स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे बचेगा पी माइनस पी ए बाई एम प्लस जी एच बचेगा, तो वी आ जाएगा अंडर रूट 2p माइनस पी ए प्लस 2gh डिवाइड बाई m। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। v1 चल रहा है, ये v1 है, ये दिस इज वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स का मतलब क्या है कि कितनी स्पीड से पानी बाहर निकल रहा है उस ऑरिफाइस से। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, सो वेलोसिटी ऑफ efflux is defined as is the velocity of liquid flow from an orifice, नोजल को बोलते हैं, is equal to velocity of freely falling body through height h, through height h if container is open, if p इक्वल टू पी ए, पी और पी ए कब इक्वल होंगे, जब कंटेनर क्या होएगा, ओपन। इफ कंटेनर इज ओपन, तो P और पी ए इक्वल हो जाएंगे, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बचेगा, ये जीरो हो जाएगा। देखो सिर्फ क्या बचेगा, अंडर रूट 2gh, और अंडर रूट 2gh किसकी वेलोसिटी होती है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी की। सो पानी की वेलोसिटी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी की वेलोसिटी के इक्वल होएगा जब ये कंटेनर क्या होएगा, ओपन होएगा, यानी अंदर भी उतना ही प्रेशर होएगा जितना बाहर होएगा, तो पानी के बाहर निकलने की स्पीड ये होगी v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। जब हम यहाँ पे प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल कर रहे हैं और m वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो प्रेशर के साथ वॉल्यूम भी आएगा, क्योंकि प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है, वर्क डन ना। तो यहाँ पे v भी रहेगा, बस वो v कॉमन ले लो,
ये v रहेगा, फिर लास्ट में m बाई वी क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। मास से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे एक v है, ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या है, v है, v बाई एम फिर क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। तो यहाँ नीचे अपॉन में रो है, v बाई एम 1 अपॉन रो होता है। तो फॉर्मूले में यहाँ पे क्या आएगा, रो आएगा। बाकी अगर p और p ए इक्वल हुए तो v किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट 2gh। v बाई एम रो होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि रो इक्वल टू होता है m बाई वी, तो v बाई एम 1/रो हो जाएगा। डायरेक्ट भी लगा सकते थे, अगर बर्नौली थ्योरम लगानी तो आप डायरेक्ट लगा सकते थे। सो नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन इज वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर जो है डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए आएगा, या स्पीड को, स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे पानी की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए वेंचुरी मीटर का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो कम स्पीड होगी, यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो ज्यादा स्पीड होगी। लेट अस कंसीडर एक ऐसा ट्यूब है, लेट अस कंसीडर a tube of different cross section area of different cross section area क्या क्या एरिया लेट किया है यहाँ पे, A1 एंड A2, हैविंग वेलोसिटी, हैविंग प्रेशर एंड वेलोसिटी, प्रेशर एंड वेलोसिटी। प्रेशर है P1 और वहाँ पे P2, वेलोसिटी वहाँ V1 एंड यहाँ पे V2 रिस्पेक्टिवली। सो हम फाइंड आउट कर रहे हैं V1 V2, मतलब V1 आएगा तो V2 भी आ जाएगा। सो होता क्या, देखो इसके अंदर लिक्विड है, यहाँ तो पानी है, तो एक छोटा सा पानी का एलिमेंट ले लिया। यहाँ जो है मरकरी है, तो मरकरी कॉलम में जितने हाइट का डिफरेंस आएगा वो प्रेशर नापेगा। मरकरी के कॉलम में जितने हाइट का डिफरेंस आता है वो क्या नापता है, प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर क्या है, P2 है। तो P1 माइनस P2 H रो जी के इक्वल होएगा। अगर मरकरी की हाइट H राइज करी है तो इसका मतलब P1 में से P2 को माइनस करके कितना आंसर आएगा, H रो जी, क्योंकि वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही क्या होता है, हाइट राइज करती है। तो यहाँ पे कुछ और प्रेशर है, यहाँ पे कुछ और प्रेशर है। ये P1 माइनस P2 किसके इक्वल होएगा, कितनी मरकरी क्या हुई है, राइज हुई है, ये लॉजिक है। तो लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ दैट वाटर, ठीक है, जिसका एरिया क्या है, A1 ही होएगा, क्योंकि वो पूरी पाइप का एरिया A1 है। इसकी स्पीड कितनी है, V1, हॉरिजॉन्टल पाइप है ये, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी कहती है कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू कैपिटल Q। कैपिटल Q क्या है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। वॉल्यूम फ्लोइंग मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकेंड, फ्लोज पर सेकेंड। एक सेकंड में कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है वो है ये, ठीक। यहां से मेरे पास A1 बाई A2 का रिलेशन आ जाएगा V2 बाई V1। दिस मस्ट बी इक्वेशन 1। नाउ बर्नौली प्रिंसिपल लगाएंगे सेक्शन A और B पे। बर्नौली प्रिंसिपल P1 और P2 पे लगाएंगे। बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल नेट एनर्जी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो P1 बाई रो, अगर रो को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो P1 प्लस रो V1 का स्क्वायर बाई 2
प्लस रो जी एच, ये है प्रेशर एनर्जी, ये है काइनेटिक एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी। पर यूनिट मास की बात हो रही है इसलिए हम सीधा रो यूज कर रहे हैं। इक्वल होना चाहिए P2 प्लस रो V2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस रो जी एच। क्योंकि ये ट्यूब हॉरिजॉन्टल रखी है इसलिए मैंने दोनों तरफ एच क्या रखा है, सेम। तो ये कैंसल आउट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी है नहीं। क्यों नहीं है पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि ये ट्यूब कैसे रखी हुई है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब अर्थ पे ही है, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सेम ही होगी, इसलिए कैंसल आउट हो जाएगी। ठीक है, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी इसलिए क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। अब मुझे V1 निकालना है, तो ये वाली टर्म दूसरी तरफ लेके जाते हैं और P1 वाली टर्म इधर लेके आते हैं, या इसको उधर लेके जाते हैं। P1 माइनस P2 क्या आ जाएगा, P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। कॉमन ले लिया ये। अब यहाँ से मुझे V1 निकालना है तो V1 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। इस टर्म में है नहीं तो डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, अब ये P1 माइनस P2 होता है एच रो जी। यहाँ पे रो किसका आएगा, मरकरी का। प्रेशर डिफरेंस कौन बताता है, मरकरी। मरकरी कितना रीड कर पा रही है, एच रो एम जी। तो प्रेशर डिफरेंस कितना रीड किया उसने, एच रो जी। ठीक है, V1 का स्क्वायर कॉमन आ गया। अब देखो ये हम यहाँ से V1 का फॉर्मूला क्या आएगा, 2H रो मरकरी इंटू जी डिवाइड बाई, ये रो किसका है, पानी का है, ये रो अपॉन V2 का स्क्वायर बाई V1 का स्क्वायर माइनस 1। ये सारी की सारी टर्म क्या है, अपॉन में चली गई, अंडर रूट। नाउ रिप्लेस कर सकते हम V1 V2 को एरिया की टर्म में। एरिया की टर्म में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा A1 का A1 बाई A2 का स्क्वायर। क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा है कि V1 और V2 वेलोसिटी और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो V2 बाई V1 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, A1 बाई A2 से। सो V1 बाई V2 इज रिप्लेस्ड विद A1 बाई A2। सो वेलोसिटी बिकम्स, यहाँ पे एलसीएम लेके इसको बाहर लिख सकते हो, तो आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर बाहर आके 1 अपॉन A2 बन जाएगा ये वाला, अंडर रूट 2G रो मरकरी अपॉन रो वाटर A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन द थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर हमारे पास वेलोसिटी आ गई तो हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। Q इक्वल टू क्या होता है, A1 V1। ऑल्सो Q इक्वल टू A1 V1। सो V1 की वैल्यू डालेंगे तो इतना वॉल्यूम होएगा 2H रो मरकरी G डिवाइड बाई रो A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम जब लेंगे तो A1 का स्क्वायर, ये A2 का स्क्वायर सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर आएगा, सबसे ऊपर आएगा तो बाहर आके यहाँ मल्टीप्लाई होगा ये। फिर जब हम यहाँ पे डालेंगे तो ये आंसर आएगा। ये पुरानी वाली डेरिवेशन में एक छोटा सा केस लिखना चाहते हो तो एक केस लिख लो। वो केस ये है, इफ P इज ग्रेटर देन PA, तो ये वाली टर्म निगलेक्ट हो जाएगी। तो V1 आ जाएगा अंडर रूट 2P माइनस PA अपॉन रो। some other application of
बर्नौली प्रिंसिपल, जिनमें से पहला ये है सम अदर एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली ऑटोमाइजर स्प्रेयर। देखो ये सारी जितनी भी एप्लीकेशन, अब इनमें क्या काम होएगा सब में हमने एक चीज एक्सप्लेन करनी है। मैं एक बार लिखूंगा, फिर आप वैसे ही हर में एग्जाम्पल दोगे। जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, यानी जहां अगर मैं वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो वहां प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। और लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, एंड लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर। तो ऑटोमाइजर कैसे काम करता है देखो, जैसे हम इस रबड़ बैलून को प्रेस करते हैं तो यहां से हवा ब्लो करती है और बाहर आती है। हवा की स्पीड यहाँ पाइप हॉरिजॉन्टल पाइप में ज़्यादा हो जाती है। हवा की स्पीड हॉरिजॉन्टल पावर में, ये जो हॉरिजॉन्टल पाइप है इसमें ज़्यादा हो जाती है, हवा की स्पीड यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। लेट सपोज V2, तो V2 बढ़ जाता है और नीचे हवा की स्पीड कम है क्योंकि आपने जो बैलून पे एयर प्रेस किया हो तो बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे हवा की स्पीड कम हो जाती है, V1 कम हो जाता है। ऑन प्रेसिंग द रबर बैलून हमने क्या किया, V2 को बढ़ाया तो P2 घट जाएगा, और P2 घटेगा तो P1 उससे ज़्यादा है। सिंस P2 कम हो रहा है तो P1 ग्रेटर देन P2, तो प्रेशर बड़ा कौन सा हुआ, 1 वाला, यानी नीचे कंटेनर में जो लिक्विड है उसका प्रेशर बढ़ गया। तो लिक्विड कहां से कहां फ्लो होता है, हायर प्रेशर से लो, तो P1 से लिक्विड कहां राइज करने लग जाएगा, ऊपर राइज करने लग जाएगा लो प्रेशर की तरफ। वहां पे क्या ब्लो हो रही है, हवा, और फिर वो हवा के साथ ही बाहर क्या हो जाएगा, स्प्रे हो जाएगा। हर क्वेश्चन में यही एक्सप्लेन करना है, सबका प्रिंसिपल एक ही है। सो लिक्विड फ्लोज फ्रॉम P1 टू P2, तो जो स्प्रेयर के नीचे वो कंटेनर के अंदर लिक्विड है वो अब बाहर स्प्रे हो जाता है। ठीक है। दूसरा, डायनेमिक लिफ्ट। डायनेमिक लिफ्ट इज द फोर्स दैट एक्ट ऑन अ बॉडी सच एज एरोप्लेन विंग and a hydrofoil or a spinning ball by virtue of its motion through a fluid. It is responsible for the curved path of a spinning ball and the lift on एयरक्राफ्ट विंग। अब विंग का जो एयरक्राफ्ट बोल रहा है वो सेम है, जो 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 एयरक्राफ्ट है उसके विंग के बीच का जितना भी डिस्टेंस होएगा इसको लेंथ बोलेंगे। अब इन विंग्स के की शेप की वजह से जो जब ये मूव करेगा तो क्या होएगा, जैसे ये मूव करेगा तो इसके नीचे नीचे की जो हवा होगी वो कम होगी, उसकी स्पीड कम होगी, नीचे की हवा की स्पीड कम होगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर की हवा की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा, तो वहाँ प्रेशर क्या होएगा, कम होएगा। तो प्रेशर P1 बड़ा हो गया, तो जब ये रनवे पे दौड़ रहा होगा तो नीचे हवा क्या होगा का स्पीड कम होएगा और ऊपर क्या आएगी, ज़्यादा होएगी, तो नीचे प्रेशर बढ़ जाएगा और ऊपर प्रेशर घट जाएगा। तो ये धीरे धीरे करके क्या होने लग जाएगा, लिफ्ट होने लग जाएगा। सो प्रेशर डिफरेंस हमेशा P1 माइनस P2 किसके इक्वल हो जाता है, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट मतलब इस पे क्या लगने लग जाएगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगने लग जाएगा जिससे ये लिफ्ट होता जाएगा। सेम केस स्पिनिंग ऑफ द बॉल में भी होता है, हाइड्रोफॉइल में भी यही होता है। तो जैसे यहाँ पे स्पिनिंग ऑफ बॉल को मैग्नेस इफेक्ट बोलते हैं, तो मैग्नेस इफेक्ट में समझाया जा रहा है व्हेन द बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद अ लार्ज वेलोसिटी and at the same time given a twist the motion to cause a spin। जो स्पिन बॉलिंग करते हैं उसका एग्जांपल दिया जा रहा है। एक तो स्पीड होनी चाहिए और जब आप उसको घुमा के फेंकोगे तो कर्व पाथ की वजह से मैग्नेस इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स यूजुअल पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री और अ स्पिन फ्री मोशन। दिस डेविएशन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली थ्योरम। क्या बताया जा रहा है देखो,
सो ये बॉल का एक डायग्राम बनाया जा रहा है। इसको जब हम ऐसे थ्रो करते हैं, सपोज करो उन्होंने इसको दिया है क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन से इस बॉल को थ्रो किया है, स्पीड दी है, तो हवा का फ्लो नीचे से क्या हो गया, इस डायरेक्शन में, और ऊपर से हो गया इस डायरेक्शन में, और ये सीधी सीधी बॉल आगे जाएगी। तो इसके कर्व्ड पाथ की वजह से ऊपर स्पीड कम हो जाती है, हवा की स्पीड ऊपर क्या होती है, कम, तो प्रेशर बढ़ जाता है, और नीचे हवा की स्पीड क्या होती है, ज्यादा, जिससे प्रेशर लो हो जाता है। तो हाई प्रेशर ऊपर है, लो प्रेशर क्या है, नीचे, तो बॉल जो है हवा में स्विंग करने लग जाती है। स्पिन कहाँ होगी, हवा में होगी, क्योंकि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, और जो उसका पैराबोलिक पाथ है जहां उसको गिरना चाहिए था उसके उससे डाइवर्ट हो जाएगी, उससे डाइवर्ट हो जाएगी, तो हवा में ही मतलब उसने डायरेक्शन क्या कर दी है, चेंज कर दी है, ठीक है, बाउंस होने से पहले ही। ओके, कौन सा इफेक्ट है ये, मैग्नस इफेक्ट। अगेन एरोफॉइल, एरोफॉइल में भी ऐसे होता है, जो ये विंग्स के डिजाइन है ये ऐसे बनाए जाते हैं ताकि ऊपर क्या रहे, हवा की स्पीड ज्यादा हो ताकि लो प्रेशर हो, और नीचे स्पीड क्या रहे, लो, ताकि हाई प्रेशर हो, आसानी से लिफ्ट होने में आसान हो। लिफ्ट ऑफ एन एरोक्राफ्ट विंग, एरोफॉइल इज द नेम गिवन टू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट शेप्ड टू प्रोवाइड एन अपवर्ड वर्टिकल फोर्स एज इट मूव हॉरिजॉन्टली थ्रू द एयर। तो उसके डिजाइन को ऐसे बनाया जाता है, ठीक है, ताकि उस पर नीचे क्या रहे, लो प्रेशर, सॉरी हाई प्रेशर, ऊपर रहे हाई लो, तो ये हाई से लो की तरफ लिफ्ट करने लग जाएगा। नेक्स्ट वन, हार्ट अटैक और ब्लड फ्लो भी इस प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। उसकी मतलब, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड की बात हो रही है, तो ब्लड जो एक फ्लूइड है, तो फ्रॉम द बर्नौली प्रिंसिपल द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप्स and the arteries may collapse due to the external pressure. The hearts exert further pressure to open this artery and forces to blood through. As the blood rushes through the opening, the internal pressure once again drop, leading to a repeated collapse. This phenomena is called vascular flutter, or which can be heard on a stethoscope. This may result a heart attack. तो ये यहाँ पे बता रहा है कि इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, जब इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होएगा, हाई प्रेशर से लो की तरफ ब्लड फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है। एक और है, देखो, ब्लोइंग ऑफ, ये वाला फिनोमिना हमने सुना है, देखो इधर क्या है, ब्लोइंग ऑफ द रूफ ड्यूरिंग द विंड स्ट्रोम। विंड स्ट्रोम ऐसे जगह पे होता है जहाँ पे काफ़ी तेज हवाएं चलती है, तो वहाँ पे लोगों के घर इस शेप के बनाए होते हैं, और क्योंकि वो ऐसी शेप इसलिए बनाते हैं ताकि ऊपर जो एयर का फ्लो रहे वो क्या रहे, ज़्यादा रहे, इधर सॉरी कम रहे, हाई प्रेशर नीचे होना चाहिए, तो यहाँ एयर का फ्लो ज़्यादा होना चाहिए, एयर का फ्लो ज़्यादा होएगा तो प्रेशर घटेगा, ऊपर हवा तेज होनी चाहिए छत के ऊपर, अगर वेलोसिटी ज़्यादा होएगी, वेलोसिटी ज़्यादा होएगी तो प्रेशर घटेगा, और प्रेशर घटेगा ऊपर तो अंदर बढ़ेगा, बढ़ेगा तो ये रूफ टॉप को लेके उड़ जाएगा, जिससे जो घर की वॉल्स हैं वो सेफ रहेंगी। सिर्फ नुकसान किस चीज़ का होएगा, उस रूफ टॉप का, वो वैसे भी कैसा होता है, कच्चा रूफ टॉप होता है, हल्का ही मतलब कच्चा बना होता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो स्ट्रॉम जो है पूरे बिल्डिंग को ही लेके उड़ेगा, ठीक है, तो उसमें नुकसान कम है। अगर वो ऐसे फ्लैट बनाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर अंदर ज़्यादा, अंदर क्या होता है, हवा ज़्यादा घुसती, और अंदर प्रेशर ज़्यादा हवा होती तो प्रेशर कम होता, ऊपर हाई होता तो ये दब जाता। तो इसकी शेप ऐसे बनाई जाती है ताकि सिर्फ नुकसान कम से कम हो। नाउ न्यूमेरिकल, वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप हुज इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, ये स्पीड गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड। व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल इफ द वाटर इज इमर्ज्ड एट द स्पीड दिस। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगा देंगे, क्या होता है फॉर्मूला, A1V1 इक्वल टू A2V2, A1 को डाल देंगे पाई R1 का स्क्वायर V1, इसको डाल देंगे पाई R2 का स्क्वायर V2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा,
हमने बाहर निकलने की स्पीड बतानी है, दैट इज v2 बताना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा r1/r2 का होल स्क्वायर इंटू v1। फर्स्ट वाले की रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर। डायमीटर निकालना, सॉरी। तो इसको हम डायमीटर के टर्म में पुट कर देते हैं, रेडियस को। तो इसको पुट करेंगे d1 का स्क्वायर बाई 4 v1 इक्वल टू d2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू v2। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अपने को d2 निकालना है। तो d2 आ जाएगा अंडर रूट d1 का स्क्वायर v1 डिवाइड बाई v2। d1 का स्क्वायर अपने को दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। v1 दिया हुआ है अपने को 1 मल्टीप्लाई में v2 दिया हुआ है हमें अपने को 4। फ्रॉम दिस वी कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ नोजल। So this is equation of continuity, a1 v1 equal to a2 v2. The next one, calculate the minimum pressure required to force the blood from the heart to the top of the head. Vertical distance दी हुई है 50 सेंटीमीटर। The density of the blood is to be this. Friction is to be neglected here, h ये सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड, अपने को डिस्टेंस दी हुई है और क्या दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है, और क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। तो V का फॉर्मूला लगा दो, h रो जी। h गिवन है, रो गिवन है, g गिवन है। V आ जाएगा तो प्रेशर भी आ जाएगा। मिनिमम, कैलकुलेट द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू फोर्स द ब्लड। तो प्रेशर एनर्जी क्या होती है, P बाई P प्लस काइनेटिक क्या होती है, रो वी स्क्वायर बाई 2 प्लस रो जी एच। कांस्टेंट होना चाहिए, बर्नौली प्रिंसिपल लगा दो। h अपने को 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रो भी गिवन है, और v की जगह डलेगा अंडर रूट 2gh। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पॉइंट P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस की जगह लग जाएगा रो जी एच। तो मिनिमम प्रेशर यही है P1 माइनस P2, सीधा ये रो जी एच लग जाएगा। रो कितना दिया हुआ है, 1.04 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है ये। तो इसको किस में करेंगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ग्राम को करेंगे 10⁻⁻3, सेंटीमीटर क्यूब को करेंगे मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर को मीटर में इतना इंटू 3, ये -6 + 6। जी की वैल्यू 10 ले लेंगे, h 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जो भी आंसर आएगा ये है प्रेशर डिफरेंस का। तो अपने को इतना ही प्रेशर डिफरेंस पूछा जा रहा है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस जो होते हैं वो सेम सबस्टेंस के बीच में लगते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सबस्टेंस, जैसे सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड साइज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ कोहेसन एमंग देयर मॉलिक्यूल। सेम सबस्टेंस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स क्या लगता है, कोहेसिव फोर्स। जितने भी सॉलिड है सबके मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा फोर्स लगता है, कोहेसिव। एडेसिव फोर्स जो है दो डिफरेंट सबस्टेंस के बीच में लगता है। जैसे मैं इस बोर्ड पे लिख पा रहा हूं, तो इस मार्कर और बोर्ड के बीच में कैसा फोर्स लग रहा है, एडेसिव फोर्स लग रहा है। यही रीजन है कि इसको हम लिख पा रहे हैं।
तो जैसे यहाँ पे लिखा है इट इज ड्यू टू द फोर्स इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अब जैसे ये इंक वाला देखो, पेपर पे लिखने इंक से लिखा जा रहा है क्योंकि इंक और पेपर के बीच में क्या लग रहा है, एडेसिव फोर्स लग रहा है, जिस वजह से लिखना पॉसिबल है। अब आता है सरफेस टेंशन। तो किसी भी लिक्विड की सरफेस टेंशन का मतलब है द प्रॉपर्टी बाय विच free surface of the liquid at rest behaves like an elastic stretched membrane tending to contract so as to occupy minimum surface area। यानी सरफेस टेंशन किसी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जिस वजह से वो किसी ऐसी हर जगह पे अपने आप को स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। बाय वर्च्यू ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट बिहेव्स एन इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। जैसे कि ये लिक्विड की ड्रॉप है, अगर हम यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन खींचे, इसकी लेंथ L है, तो लिक्विड ट्राई टू फिल, इस लाइन पे लिक्विड हर तरफ से क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हो गया फोर्स डिवाइड बाय लेंथ। तो हम इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, एक्टिंग पर यूनिट लेंथ on liquid surface, liquid surface। सो F का फॉर्मूला हो जाएगा, सिग्मा से डिनोट करते हैं इसको, सरफेस टेंशन को, सिग्मा इक्वल टू टी भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, सिग्मा लिख लो या टी लिख लो। सिग्मा इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइड बाय लेंथ। एसआई यूनिट यहीं पे लिख लेंगे, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर -1। तो सिग्मा से डिनोट करते हैं या फिर टी से डिनोट करते हैं। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ लिक्विड पर यूनिट एरिया। लिक्विड, ये इमेजिनरी लाइन है, एक लिक्विड के ऊपर मानी हुई हमने इमेजिनरी लाइन। तो जैसे ही इस लाइन पे हर तरफ से फोर्स क्या लगेगा, इस लाइन को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे करो, सपोज करो किसी टेबल पे एक लिक्विड की ऐसी ड्रॉप पड़ी हुई है, अब तुम उसको अपने फिंगर से ऐसे कर देते, तो आपने जो एरिया को फ्री किया है, ये लिक्विड क्या करेगा, ट्राई टू फिल दैट एरिया। ये किस वजह से हो पा रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से। लिक्विड ड्रॉप को अगर हमने ऐसे किया तो हमने क्या किया, उस लाइन पे, उस इमेजिनरी लाइन पे क्या करते, लिक्विड को वहां से हटा दिया तो लिक्विड दोबारा से क्या करेगा, उस पर सरफेस टेंशन की वजह से उस एरिया को क्या कर देगा, मिनिमाइज कर देगा। सरफेस टेंशन की एक और डेफिनेशन, सरफेस टेंशन इज मेजर्ड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द लिक्विड सरफेस। ठीक है, तो फोर्स सरफेस टेंशन की जो फॉर्मूला मैंने बताया वही है। अब आता है कुछ फिनोमिना बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन। बस यहां से 2 टॉपिक और हैं। पहला देखो ध्यान से, सरफेस टेंशन के कुछ फिनोमिना है। लिक्विड का सरफेस टेंशन देखो, ये पहले एग्जांपल का डायग्राम है। निडल सपोर्टेड ऑन द वाटर सरफेस, देखो एक्सपेरिमेंट टाइप का है। निडल सपोर्टेड ऑन द वाटर सरफेस, टेक अ ग्रीज्ड निडल ऑफ द स्टील ऑन अ पीस ऑफ द ब्लॉटिंग पेपर एंड प्लेस इट जेंटली ओवर द वाटर सरफेस। हमने क्या किया, एक ब्लॉटिंग पेपर जो पानी में घुल जाता है, उसके ऊपर एक निडल रख दी, ग्रीज्ड मतलब उस पर थोड़ा सा ऑयली है। ठीक है, जैसे इस पानी के सरफेस पर रखेंगे तो वो पेपर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पिघलने लग जाएगा, वो तो घुल जाएगा। और जो निडल है वो डूबेगी नहीं। वो डूबेगी क्यों नहीं, उस पर लग रहा है सरफेस टेंशन। वो क्या रहेगी, इस सरफेस के साथ एज इट इज रहेगी जैसे है। ब्लॉटिंग पेपर देखो पिघल गया, ब्लॉटिंग पेपर सोक्स वाटर एंड द सून सिंक्स डाउन टू द डाउन बट द निडल कीप फ्लोटिंग। द फ्लोटिंग निडल कॉज अ लिटिल डिप्रेशन, छोटा, उसकी वजह से पानी थोड़ा सा वहां पे क्या होएगा, डिप्रेस्ड होएगा। The force F is the force F due to the surface tension of the curved surface as shown in the figure। वो डिप्रेशन कितना होगा, हल्का सा, डूबेगी नहीं, लेकिन ये किस वजह से हो पा रहा है, सरफेस टेंशन ऑफ दैट लिक्विड। एक और एग्जांपल मरकरी का, स्मॉल मर्क्यूरी ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल एंड लार्जर वंस टेंड्स टू फ्लैटन। लार्ज वाले फ्लैट होने की कोशिश करते हैं और जो स्मॉल वाले होते हैं कहते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। तो लार्ज वाले कैसे बन रहे हैं, देखो फ्लैट बन रहे हैं,
और जो स्मॉल है वो कैसे रह रहे हैं, स्फेरिकल। फ्लैट क्यों बन रहे हैं, क्योंकि वो मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे एरिया को, बिकॉज द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन टेंड्स टू रिड्यूस देयर एरिया टू अ मिनिमम वैल्यू एंड द स्फीयर हैज द मिनिमम सरफेस एरिया ऑफ ए। ये बोल रहा है कि सबका एरिया कैसा बनाना चाहता है, वो फ्लैट से स्फीयर बनाना चाहता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये वाला एग्जांपल, किसी भी ब्रश को, जो पेंट करने वाला ब्रश होता है, अगर उसको हम बाहर निकाले पानी में डुबोगे तो ये सारे जो इसके हेयर हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और जैसे हम पानी में डालते हैं फिर दोबारा से स्प्रेड हो जाते हैं। किस वजह से हो पा रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से। द हेयर ऑफ द पेंटिंग ब्रश क्लिंग टुगेदर व्हेन टेकन आउट ऑफ द वाटर, दिस इज बिकॉज द वाटर फिल्म्स फॉर्म्ड, वाटर की फिल्म उसमें क्या हो जाती है, फॉर्म्ड हो जाती है, फॉर्म्ड ऑन देम टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट द मिनिमम एरिया। तो सरफेस टेंशन का एक प्रॉपर्टी याद रखना है, इट ऑलवेज ट्राई टू और टेंड्स टू मिनिमम दैट एरिया, जहां पे वो है उस एरिया को क्या करना चाहता है, मिनिमम, इसीलिए यहां पे ये क्लिंग हो जाते हैं। एक और एग्जांपल है, देखो ये, a bug floats on a water due to the surface tension as shown in the figure। ये उसके पैर है, ठीक है, तो वो जो सरफेस पे डूब नहीं पा रहा है, तो किस वजह से डूब नहीं पा रहा है, कि वाटर की फिल्म और उसके पैर के बीच में एक सरफेस टेंशन की एक लेयर है, मतलब सरफेस टेंशन है, पानी की फिल्म बन जाती है। a bug bends its leg on the surface at the water such that the deformed surface give rise to the force of surface tension which act tangentially। ऐसे वो कहता है सरफेस टेंशन उसके पैरों पे लगता है पानी की वजह से, ठीक है, और give rise to force of surface of tension which act tangentially to the deformed surface। the weight of the bug is balanced by the upward components of। और जो इस बग का वेट है वो इन दोनों कंपोनेंट से क्या हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है, जिस वजह से ये क्या नहीं हो पाता है, डूबता नहीं है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। अब ये टॉपिक आता है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी है द प्रोडक्ट ऑफ surface tension and change in area of liquid film या कुछ भी is called surface energy। सो ई से डिनोट करना है। सरफेस टेंशन क्या होता है, सिग्मा, चेंज इन एरिया क्या होता है, डेल्टा ए। जैसे यहाँ पे एक सोप फिल्म है, सोप फिल्म पे सरफेस टेंशन क्या लग रहा है, हम इसको बाहर की तरफ खींच रहे हैं तो सरफेस टेंशन क्या लगेगा, अंदर की तरफ। हम एफ फोर्स से इस सोप फिल्म को हमने ए बी को कहाँ पहुंचा दिया, ए डैश बी डैश, तो एरिया कितना चेंज हुआ, ये अगर ये एल है और ये एक्स है तो लेंथ चेंज कितना हुआ, एरिया L इंटू एक्स। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है लेट डी डब्ल्यू बी स्मॉल वर्क डन टू चेंज एरिया फ्रॉम, कौन कितना चेंज हुआ एरिया, सिर्फ ए बी, ए डैश बी डैश। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स। अब हम लेंथ से मल्टीप्लाई और लेंथ से डिवाइड करेंगे। और 2L क्यों लेते हैं, उसका लॉजिक है, जो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं सो फिल्म के 2 लेयर्स होते हैं, इसलिए लेंथ भी क्या लेंगे, 2L। तो 2L से मल्टीप्लाई 2L से डिवाइड, 2L से मल्टीप्लाई 2L से डिवाइड करेंगे। अब फोर्स डिवाइड बाय लेंथ, फोर्स डिवाइड बाय लेंथ तो क्या हो जाएगा, सिग्मा। वर्क एनर्जी के इक्वल होता है, फोर्स डिवाइड बाय लेंथ को हम सरफेस टेंशन डाल देंगे, और यहाँ पे ये है चेंज इन एरिया, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ मतलब ये वाला एरिया, तो इसको डाल देंगे डेल्टा ए टू एल इंटू एक्स। डबल क्यों ले रहे हैं,
क्योंकि सोप फिल्म की 2 लेयर्स होती हैं, इसलिए लेंथ को क्या लिया जा रहा है, डबल लिया जा रहा है। सो ई बिकम्स, ई कितना आएगा, फोर्स बाई 2L को क्या डाल देंगे, सिग्मा, और वो क्या है, एरिया। सो सरफेस एनर्जी इज सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप बबल, ये सरफेस टेंशन सिग्मा दिया हुआ अपने को, गिवन सिग्मा कितना है 0.03, क्या फॉर्मूला होता है, न्यूटन मीटर -1, इसकी यूनिट। हाउ मच वर्क डन टू प्रोड्यूस द सोप ऑफ सोप ऑफ बबल ऑफ रेडियस दिस, तो वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन एनर्जी होती है सिग्मा इंटू एरिया, एरिया डाल देंगे 4πr²। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी गेट वर्क। सो ये था सरफेस टेंशन और कुछ बर्नौली की एप्लीकेशंस।